गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सैटरडे को हमने हमारे अतीत बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जो उसका नेक्स्ट पार्ट रीड किया था। तो आज का नेक्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे बाहरी चुनौती रखता है। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यह आप 6th स्टैंडर्ड में रीड कर चुके हो। मुख्य रूप से इनके सामने जो मुश्किलें आ रही थी वो ये कि इस पूरे काल के में जो बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए थे वो इनके सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रही थी। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नए तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये जो तमाम परिवर्तन हुए, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी साथ लेकर आए। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इसके बारे में आप आगे जब अध्याय 5, 6 और 7 यानी कि लेसन 5, 6 और 7 रीड करोगे तो इसके बारे में कुछ और जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं भी थी, यानी धन संपत्ति भी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी और संभावनाएं भी मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था। उन योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे, अपने आप को क्षत्रिय मानते थे, बताते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। यानी कि राजा और सामंत ही नहीं, सेनापति और सैनिक भी आते थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता। कवि और चारण जो थे वो राजपूतों की आचार संहिता यानी प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कवि जैसे कविताएं लिखते हैं तो चारण ये इनके बारे में गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ ये जातियों के नाम हैं। इन जातियों में जो मुख्यतः जातियां थी वो लिपिकों और मुंशियों की थी। जो मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने इनका लाभ उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। यानी जंगलों की कटाई होती जा रही थी, किस लिए? कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए। तो खेती के लिए स्थान बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह बदलाव अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन। पर्यावास क्या है? पर्यावास है, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। ये पर्यावास की डेफिनेशन है कि पर्यावास किसे कहते हैं, क्या होता है। पर्यावास इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण से और वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। पर्यावास में मतलब कि यहाँ जो परिवर्तन आए, जंगलों की कटाई हो रही थी तो इसलिए पर्यावास में परिवर्तन आया। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। वो जो वन में रहते थे, जंगलों में रहते थे और वहीं से ही अपना पालन पोषण अपनी फैमिली का करते थे, तो वनवासियों को मजबूर होकर उनका काम वहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि जंगलों की कटाई हो गई तो उनको अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। जो वनवासी थोड़ा बहुत काम जानते थे ज़मीन की जुताई का या किसानों का, तो वो किसान बन गए। कृषकों के ये समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेकार करनी पड़ती थी। मतलब जो जिनकी अपनी भूमि बन गई थी वहाँ पे वो स्थायी रूप से मालिक बन गए, स्थायी रूप से रहने लगे। तो जो
वो वनवासी थे तो उनको उनकी बेगार करनी पड़ती थी, यानी गुलामी करनी पड़ती थी, उनके पास नौकरी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे जैसे भेड़ बकरी, पशु गाय भैंस आदि, और कुछ लोग खेती से खाली समय मिलता था, खेती करने के बाद खाली समय उनके पास होता था तो वे दस्तकारी आदि का काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जैसे कोई अब खासतौर पर ऐसे होता है, कोई अमीर है, किसी के पास ज़्यादा धन संपदा है, कोई गरीब है, कोई मिडिल क्लास का है, तो ऐसे ही उनको भी व्यवसाय के आधार पर, पृष्ठभूमि के आधार पर ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था तो किसी अन्य दूसरी जाति में कोई क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए, अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण में रखने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी। मतलब जैसे हमारे गांव में भी पंचायत होती है, पंचों की एक सभा बुलाई जाती है, जो बड़े बुजुर्गों की एक सभा होती है। वो वहाँ के झगड़ों का निपटारा करते हैं। जैसे अदालत, अब तो न्यायालय होते हैं, न्यायाधीश जज बैठते हैं, लेकिन पहले समय में ये झगड़ों का निपटारा बड़े बुजुर्ग ही करते थे। कुछ इलाकों में जनजाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। जो रिवाज या लोग एक नियम बना देते थे, उनका पालन लोगों को करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे और इसके साथ मैं 2 क्वेश्चंस आंसर दूंगी, वो आप राइट भी कर लेना और अच्छे से लर्न भी कर लेना। और इस लेसन को जहाँ तक पढ़ाया गया है उसको अच्छे से आप अच्छे से पढ़ लेना।